हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे बैच में, लक्ष्य जेई बैच में। देखो यार प्यारे बच्चों, वैसे तो हम लोग लाइव मिलते हैं डेली, ठीक है। आज हम लोग 15 मिनट के लिए रिकॉर्डेड मिले, ठीक है। आपका संडे बर्बाद नहीं होने देंगे। ये लेक्चर या तो आज आपको संडे को मिलेगा या फिर मंडे को पड़ जाएगा, है ना। वो अपना टेक टीम डिसाइड कर लेगी, मैं उनको बना के दे दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 20 मिनट के आसपास का लेक्चर होगा, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जब हम लोग मंडे को केमिकल काइनेटिक्स करें तो फिर सोल्यूशन की बात ना करें, मतलब बिल्कुल नए माइंडसेट के साथ, नई एनर्जी के साथ नया चैप्टर शुरुआत करें। तो इसमें एक छोटी सी 5-7 मिनट की हेडिंग रह गई है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बस उसको बता देता हूं। उस दिन भी बता सकता था, मगर बच्चे बेचारे थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और फिर मैंने कहा फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम हौज पौच में हम दोनों लोग काम करेंगे, इसलिए मैंने कहा संडे को दे देंगे। तो देखो 5-10 मिनट की हेडिंग है, उसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। और आज आपका टेस्ट है, तो होपफुली टेस्ट आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया होगा। मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहे सब लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस की थी, ध्यान दीजिए क्या डिस्कस किया। मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नहीं करते हैं। फिर ये डिवाइड हो गया था दो पार्ट में, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू है, तो डज नॉट इक्वल टू में क्या होगा, एक बार ग्रेटर होगा एक बार लेस होगा, है कि नहीं भाई। वो आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है एक बार बड़ा होगा एक बार छोटा हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब बड़ा होता है तो बड़ा क्या है, वेपर प्रेशर, तो इसीलिए नाम रखा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। और वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसलिए हम लोगों ने इसी को कहा मिनिमम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक नया नाम। वेपर प्रेशर क्या है, छोटा है, तो जब छोटा है तो कम है, कम का मतलब निगेटिव डेविएशन, और वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो नाम रखा गया मैक्सिमम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये मैंने बातें आपको लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक मैंने एक रिवीजन दिया जैसे आप बातों को समझ सको। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ये बात कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। बस ये वाला पॉइंट पढ़ाना रह गया था, 5-7 मिनट की हेडिंग, बस इसी को हम पढ़ाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब दो वोलेटाइल लिक्विड, मतलब जो हमारा वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, उन दो लिक्विड को अलग अलग करने का मेथड है। ये मेथड कब यूज करते हैं, सुनते जाइएगा, बस 5 मिनट की बात है। ये मेथड यूज किया जाता है जब दोनों लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का बड़ा डिफरेंस हो। दोनों लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का बड़ा डिफरेंस हो, लार्ज डिफरेंस between boiling point of liquids। जब उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, तो जरा देखो क्या होगा। एक लिक्विड जो है जब इसको तुम हीट करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर ज्यादा बनेगी ऐसे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी वेपर कम बनेगी, है कि नहीं भाई। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर ज्यादा बनाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी वेपर कम बनेगी। तो क्या होगा, बनेगी दोनों की वेपर, भाई दोनों वोलेटाइल है तो बनेगी दोनों की, मगर एक की बहुत ज्यादा बनेगी एक की कम बनेगी। जैसे गौर समझिएगा, दो लिक्विड ए और बी है, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है बी का ज्यादा है, ठीक है। तो ए की वेपर मान लो बनी 100 मॉलिक्यूल की,
तो बी की बनेगी 20 मॉलिक्यूल की, ठीक है। ए की बनी 100 मॉलिक्यूल की, 20 और बी की बनेगी 20 मॉलिक्यूल की। क्यों? क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर कम बनाएगा। लोगों ने कहा ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं, एक पाइप लगा के ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, उस वेपर को पाइप लगा के बाहर निकाल, ऐसे, इस तरह से। अब इसको फिर कंडेंस कर दिया, बाहर निकाल के लाए, फिर कंडेंस कर दिया ऐसे। तो ए के कितने मॉलिक्यूल थे? 100, और बी के कितने थे दोस्त? 20। अब इस सॉल्यूशन में देखो ए ज्यादा है, बी कम है, ये देखो है। अच्छा, यही काम फिर करते हैं। अब इसको थोड़ी देर बाद हीट करेंगे। अब जब इसको हीट करोगे तो इसकी भी वेपर बनेगी ऐसे। अब इसी तरह से एक पाइप लगा के इसकी वेपर को किसी दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। अब फिर ए की वेपर ज्यादा बनेगी। तो अब सपोज करो ए के मॉलिक्यूल आ गए कितने? 70, और बी के कितने आ गए? 5। अब देखो धीरे धीरे ए बी खत्म होता जाएगा और वेपर फेज में ए की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। और ये काम हजारों बार किया जाता है, मतलब सक्सेसिव डिस्टिलेशन, ये काम कई बार करते हैं। तो ऐसे करते 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 क्या होता है, ए जो है वेपर फेज में प्योर हो जाता है और बी लिक्विड फेज में प्योर हो जाता है। क्या हुआ? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब समझे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उनके लिए यूज किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तो आसानी से डिस्टिलेशन हो पाएगा, मतलब सेपरेशन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो लिक्विड के फॉर्म में ज्यादा रुकेगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर के फॉर्म में ज्यादा रहेगा। और फिर उसको ऐसे करते करते अलग अलग कर लेते हैं। इसी मेथड को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बात समझ पाए? पकड़ पाए कि नहीं? तो बच्चों ने कहा ठीक है सर, आपने कहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम समझ गए कि हाँ भाई ठीक है, ये लिक्विड को सेपरेशन करने के काम में आता है। और कब यूज किया जाता है? जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होता है। ये दोनों बात आपकी समझ गए। तो क्या आज आप सीडीएस नहीं दोगे? बच्चों ने कहा सर क्या आज आप सीडीएस नहीं दोगे? तो भैया संडे है, स्कूल की छुट्टी होती है ना, मगर ऑफिस की छुट्टी होती है, मगर साइंस की छुट्टी थोड़ी होती है यार। तो सीडीएस बिल्कुल मिलेगा। सीडीएस का नंबर मुझे याद नहीं है, क्योंकि वैसे आप चैट में बता देते हो कि सर कौन सा नंबर का सीडीएस है। जहां तक मुझे याद है कि 37 38 के आसपास का सीडीएस हम लोग चला रहे थे। तो मैं एक ऐसे ही रैंडम लिख देता हूं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो मैंने पढ़ाया उतना है, मगर हमें याद क्या रखना है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कब यूज होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब यूज करते हैं? जब लार्ज डिफरेंस हो, लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। जब वोलेटाइल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होगा, पहला पॉइंट। अब गौर से सुनिएगा दूसरा पॉइंट, बस 3 पॉइंट अपने को लिखने हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ओनली, गौर सुनिए, ओनली आइडियल सॉल्यूशन अप्रॉक्स 100% सेपरेट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन का सेपरेशन किया जा सकता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का सेपरेशन नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो एक और पॉइंट आ गया, क्या? कि
कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप किसका नहीं कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड नॉट यूज्ड इन separation of non-ideal solution, ideal solution या फिर एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। भाई दोनों को बोलते तो एज़ोट्रोपिक ही है ना, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है। तो किसी ने कहा सर ऐसा क्यों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आइडियल सॉल्यूशन सेपरेट हो जाएगा और नॉन आइडियल सेपरेट क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या बवाल है भाई, ऐसा क्या आतंक मचाया है। तो गौर सुनिए, बस यही एक लाइन पढ़ानी है लास्ट और खत्म हमारा। तो गौर सुनिए बच्चों, होता क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेशन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम एज़ोट्रोपिक पॉइंट कहते हैं। गौर सुनिएगा, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे सारा का सारा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाता है, मतलब ए और बी सेम रेशियो में वेपराइज होते चले जाएंगे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाएगा, पूरा लिक्विड पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यार मान लो ए के 20 मोल थे और ए के 20 मोल थे और बी के 4 मोल थे लिक्विड फेज में, अब ये सारा वेपराइज हो गया तो वेपर फेज में भी तो यही मोल आ जाएंगे, तो सेपरेशन कहां होगा। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाता है, होल लिक्विड सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, होल लिक्विड सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, पूरा का पूरा लिक्विड सॉल्यूशन वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। इस पॉइंट को एज़ोट्रोपिक पॉइंट कहते हैं और इस जगह के टेंपरेचर को ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रोप कहते हैं, एज़ोट्रोप मतलब एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। अब जरा गौर से बातों को समझिए कि मैं क्या बताया। मैंने कहा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आइडियल सॉल्यूशन को सेपरेट कर पाओगे, नॉन आइडियल को नहीं कर पाओगे। तो लोगों ने कहा क्यों भाई, क्या बवाल है, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा यार जब इसको बॉयल करते रहते हो तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे पूरा का पूरा लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेपरेशन कैसे हुआ, फिर हम सेपरेशन कैसे करेंगे। मतलब कुछ ऐसा हुआ, जरा देखो समझिएगा, कुछ ऐसा, मान लो ए के 100 मॉलिक्यूल है और बी के प्यारे बच्चों 20 मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में सब कन्वर्ट हो गया, मतलब ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा, देखिएगा डरिएगा नहीं, एक ऐसा पॉइंट आया कि ये सारा का सारा लिक्विड खत्म हो गया और वेपर बन गई। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सब का सब लिक्विड वेपराइज हो जाएगा, ऐसे ये देखो वेपर बन गई। अब वेपर में भी ए के कितने मोल हो गए, 100 मॉलिक्यूल हो गए, और बी के कितने मोल हो गए, 20 मॉलिक्यूल हो गए, मोल नहीं मॉलिक्यूल है ना, और ये वेपर है, वेपर ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ क्या सेपरेशन हुआ, नहीं। अब इसको ठंडा करोगे फिर वही चीज आ गई, गर्म करोगे फिर वही चीज आ गई, ठंडा करोगे फिर वही चीज आएगी, अब फर्दर सेपरेशन नहीं हो पाएगा। तो लोगों ने कहा ऐसा पॉइंट की सिचुएशन क्या है, कब ऐसा पॉइंट आएगा किसी सॉल्यूशन में, किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा पॉइंट कब आता है। तो गौर सुनिए, ऐसा पॉइंट कब आता है, इसकी कंडीशन क्या है। इस तरह के पॉइंट के आने की कंडीशन, जिस समय
लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन, यदि लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन उसी के वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाए, लिक्विड ए के जितने मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में है उतने ही मोल फ्रैक्शन यदि वेपर फॉर्म में भी है, बस तब ऐसा होता है। और यही बी के साथ होगा। आपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था कि YA की वैल्यू और KA की वैल्यू अलग अलग आती थी, मगर यदि कहीं सेम हो जाए तो फिर सेपरेशन नहीं हो पाता। तो कंडीशन ये है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये कंडीशन कहीं ना कहीं मिली जाती है। मतलब 2% सेपरेशन हुआ, हो सकता है उसके बाद मिल जाए। 50% सेपरेशन हो गया है, हो सकता है उसके बाद ये सिचुएशन आ जाए। 80% सेपरेशन हो गया है, हो सकता है उसके बाद ये सिचुएशन आ जाए। और जैसे ही ये सिचुएशन आ जाती है वैसे ही सेपरेशन बंद हो जाता है। क्यों? उस समय बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है, पूरा का पूरा लिक्विड पूरी की पूरी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब सेपरेशन नहीं हो पाएगा, अब सेपरेशन दोस्त नहीं हो पाएगा। बात यहां है, बात समझ गए? तो बस इतनी ही बात हम लोगों को डिस्कस करनी थी। तो मैं एक बार हल्का सा रिवीजन दे देता हूं जैसे आपको ध्यान है। एज़ोट्रोपिक पॉइंट की कंडीशन क्या है कि सॉरी मोल फ्रैक्शन, जगह बना लेते हैं ना, अच्छा नहीं लगेगा उसी में गिच पिच करना। हम लोग हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, तो जो काम आप नहीं करते हो उसमें मजा भी नहीं आएगा। तो देखो इसकी कंडीशन क्या है, इस जगह पे YA की वैल्यू XA के बराबर हो जाती है और YB की वैल्यू XB के बराबर हो जाती है एज़ोट्रोपिक पॉइंट पे। ये देखो, तो अब हम लोगों ने क्या क्या बातें बताई। बात ये बताई कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जब यूज किया जाता है जब टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस हो। दूसरी बात, आइडियल सॉल्यूशन का ही सेपरेशन इस मेथड से कर सकते हैं, नॉन आइडियल का हम सेपरेशन इस मेथड से नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर पूरा का पूरा लिक्विड पूरी की पूरी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। लोगों ने कहा वो कब आता है, तो हमने बताया जब उसी लिक्विड का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन और उसी लिक्विड के वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाता है, तब वहां बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है और सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से अब सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो बातें आपने थ्योरेटिकल लिखी हैं, क्या इन्हीं बातों को आप ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो मैंने कहा हां कर सकते हैं। अब देखो इन्हीं बातों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाया जाता है, गौर समझिएगा। पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर ज्यादा है। पॉजिटिव वर्ड किसके लिए आया था दोस्त? पॉजिटिव वर्ड दोस्त किसके लिए आया था? वेपर के लिए आया था। तो इसका मतलब वेपर ज्यादा है, वेपर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसीलिए नाम क्या रखा गया? मिनिमम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। अब यदि हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ बनाएं तो ये आइडियल का ग्राफ है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। नॉन आइडियल का ये हुआ। और करना क्या होता है, बस आइडियल से ज्यादा वेपर प्रेशर करना है, तो वो लाइन बस व्हाइट वाली लाइन से ऊपर होनी चाहिए। अब वो चाहे ऐसी खींच दो, चाहे ऐसी खींच दो, चाहे जैसी खींचो, क्योंकि हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है। आइडियल की इक्वेशन थी, राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन थी, मगर पॉजिटिव डेविएशन की कोई इक्वेशन थोड़ी ना है। तो बस आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना है कि हाँ यार उससे ज्यादा है, तो वो लाइन आप इतने ऊपर खींच दो, इतने ऊपर खींच दो, चाहे जैसे खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर की लाइन यदि ऊपर से जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट की लाइन नीचे से जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मिनिमम है। तो यदि आइडियल, यदि राउल्ट्स लॉ का बॉइलिंग पॉइंट की लाइन ये है, तो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की लाइन क्या होगी? ये होगी। क्यों? वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। अब जरा देखो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ग्राफ दिखाते कैसे हम, मैं ये समझाता हूं। वो किस तरह से दिखाते हैं इसको समझाता हूं। देखिए वो इस तरह से कुछ दिखाते हैं, उनका दिखाने का मतलब ये है,
बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, आप चाहो तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए यार बच्चों समझिएगा, हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे सपोज करो ये ए है और ये लिक्विड बी है, ये देखो। अब ये हुआ ए का पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेन ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट का आता है तो मैं बॉइलिंग पॉइंट दिखा देता हूं, और ये हुआ बी का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब दोस्त देखिएगा कि हम लोग ग्राफ कैसा बना रहे हैं। वहां यहां पर हमें दो लाइनें दिखानी होती हैं, तो देखो हम दो लाइनें कैसे दिखाते हैं, इन दो पॉइंटों को मिला दो, इन दो पॉइंटों को मिला दो। ऊपर वाली लाइन वेपर फेज को रिप्रेजेंट करती है, नीचे वाली लाइन लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट करती है। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इक्वेशन है उसका ग्राफ है, बस हम ये दिखा रहे हैं कि लिक्विड और वेपर दोनों फेज प्रेजेंट है। ऊपर वाली लाइन वेपर फेज को, नीचे वाली लाइन लिक्विड फेज को, और ये आइडियल सॉल्यूशन का है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। आइडियल, एक लिक्विड फेज में चलता चला जाएगा और दूसरा लिक्विड वेपर फेज में सेपरेट होता चला जाएगा, ऐसा। मगर जब नॉन आइडियल आता है तो जरा समझो, नॉन आइडियल में क्या होता है। नॉन आइडियल में यही ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखो, क्या है, मिनिमम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। तो गौर समझिएगा, है ना, ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए अब हमें बॉइलिंग पॉइंट कहां रखना है, आइडियल गैस से नीचे, तो ये जो डॉटेड लाइन है इससे नीचे वो पॉइंट बनाना है, एज़ोट्रॉपिक पॉइंट। तो एक लाइन खींची वेपर वाली, एक लाइन खींची लिक्विड वाली, है ना भाई, ये लिक्विड ए है ना, तो लिक्विड ए की वेपर, लिक्विड ए की वेपर, ए की लिक्विड। इसी तरह से एक लाइन खींची इसकी लिक्विड की और एक लाइन खींच दी वेपर की। अब यार बाबा जी की मुच्छे चाहे जैसी बना दो, ये वो पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को ज्वाइंट कराने का मतलब समझो, ये मैथ थोड़ी सी यूज करना, ये कंपोजिशन है, इसका मतलब वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम हो गया है भाई। ज्वाइंट होने का मतलब कोऑर्डिनेट सेम हो गए ना, तो इस जगह पे वेपर फेज और लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन सेम हो गया है, और इसी पॉइंट को हम एज़ोट्रॉपिक पॉइंट कह देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर चेक करो, वेपर फेज और लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन सेम हो गया है। इसका मतलब आप कह रहे हो कि जब सॉल्यूशन इस जगह पहुंचेगा तो सारा का सारा सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोई कहे कि सर इस पॉइंट को और नीचे बना दे, चाहे जहां बना दो यार, उसका रीजन है, रिप्रेजेंटेशन है, बस इसे पिंक लाइन से नीचे दिखाना है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, पॉजिटिव डेविएशन का केस है ना, तो बस पिंक लाइन से नीचे दिखाना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कोई इक्वेशन दी है तो एक एग्जैक्ट ग्राफ आना है, ऊपर वाली लाइन वेपर फेज को, नीचे वाली लाइन लिक्विड फेज को। तो भाई लिक्विड ए इसी तरह से एक लाइन खींच दी, अब बाबा जी की मुच्छे चाहे जैसी खींच दो, कोई पॉइंट यहां बना दो, बस प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। प्रेजेंटेशन मीन कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के नीचे ही आना चाहिए। यदि इस लाइन पे या इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ग्राफ गलत है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि आइडियल से ज्यादा वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट आइडियल से कम, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तभी तो मिनिमम टर्म लगा है। तो कम बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ में दिखना चाहिए कि हाँ उससे नीचे लाइन है, ऐसा ना हो कि कुछ भी खींचना है, प्रेजेंटेशन सही हो। वैल्यू हमें नहीं पता है तो आप कोई ग्राफ नीचे ले आए या इधर खिसका दे या उधर खिसका दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू हमारे पास नहीं है, डाटा हमारे पास नहीं है और ना दिया जाएगा। मगर दोस्त प्रेजेंटेशन तो सही करोगे ना। अब जैसे कहा जाए इंसान की फोटो बनाओ, तो यार हो सकता है तुम मेरा सर इतना बड़ा बनाओ, हो सकता है थोड़ा छोटा बना दो, हो सकता है थोड़ा बड़ा बना दो, हाथ थोड़े बड़े कर दो, छोटे कर दो, मगर दोस्त ऐसा तो नहीं करोगे ना कि मेरी फोटो बनाते समय, ठीक है, मेरी नाक डायनासोर की तरह बड़ी कर दोगे, मेरे हाथ जो है 100-200 कर दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। मतलब प्रेजेंटेशन तो इंसान का ही रखोगे ना, जानवर या राक्षस का प्रेजेंटेशन तो नहीं दोगे ना मुझे। तो बस यही कहा जा रहा है कि भैया ग्राफ में बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहे हो जहां पर वो दोनों लाइनें मिल रही हैं,
दोनों लाइनें मिलने का मतलब वो पॉइंट जहां पर लिक्विड जो होगा पूरा का पूरा लिक्विड सोल्यूशन, मतलब लिक्विड सोल्यूशन वेपर में चेंज हो जाएगा, वो पॉइंट इस पिंक लाइन से बस नीचे दिखाना है। क्यों नीचे दिखाना है? क्योंकि वेपर प्रेशर जरूरत से ज्यादा हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट जरूरत से कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा पॉजिटिव डेविएशन में। बस ये है प्रेजेंटेशन। इसी तरह से यदि निगेटिव डेविएशन होता तो फॉर एग्जांपल, अच्छा ये बात तो मैं पढ़ा चुका हूं, अब ये देखो, यदि निगेटिव डेविएशन होता तो भैया निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ? निगेटिव वर्ड किसके लिए आया था? वेपर प्रेशर के लिए। इसका मतलब आप कह रहे हो सर वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, मैक्सिमम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। तो अब वही पॉइंट क्या होगा? आइडियल की लाइन से ऊपर दिखाना है बस। अब बाबा जी की मुझे आइडियल की लाइन से ऊपर बनानी है, ये देखो बना दी गई, नीचे वाला लिक्विड ऊपर वाला वेपर। अब मान लो कोई बच्चा ऐसे ना बना के ऐसे बना दे तो भी सही है, तो भी सही है। मान लो कोई बच्चा कहता सर मैं ऐसे बना रहा हूं, ये लो यार, तो तुम यहां बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लो, ये वेपर हो गया, ये इसकी लिक्विड हो गई, ये इसकी वेपर हो गई, ये इसकी लिक्विड हो गई, और ये जो दोनों का कॉमन पॉइंट आया ये एज़ोट्रोपिक पॉइंट हो गया। क्यों? आप यहां कह रहे हो दोनों के मोल फ्रैक्शन आपस में बराबर हो गए हैं, लिक्विड फेज और वेपर फेज के, और यही वो पॉइंट है जहां पर सॉल्यूशन पूरा का पूरा वेपराइज हो जाएगा। बस इस पिंक लाइन से ऊपर बनाना था, चाहे जहां बना दो, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए। बस ये है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब कैसे करते हैं और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस पर दोस्त क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? मुच्छे उच्छे बनानी तो बच्चों ने सीख ली कि मुच्छे का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये हमें ध्यान देना है बस, वैल्यू का नहीं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? मैंने सॉरी ये सब तो बता चुका हूं, अब एक आध क्वेश्चन भी तो बता दूं कि यदि क्वेश्चन आए, वैसे इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, मगर आए तो कैसे आए और करोगे कैसे? जरा करो, मैं 2 घूंट पानी मारूं। पढ़िए, मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड वाटर इज एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 दोस्त पकड़ना, अरे भैया ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 एंड वाटर इज दिस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज। अब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है? तो गौर समझो, हमारा मिक्सचर किसका है? HNO3 और वाटर का। तो सबसे पहले ये देखो ये डेविएशन कौन सा है, तो HNO3 जैसे ही पानी में जाएगा आयोनाइज हो जाएगा। और मैंने कहा था कि यदि कोई पानी में आयोनाइज हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ कि वेपर कम बनेगी, इसका मतलब निगेटिव डेविएशन का केस है। और यदि ये निगेटिव डेविएशन है, पहले केस पकड़ोगे तो बच्चों ने कहा सर ये निगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप होगा। होगा कि नहीं होगा? बच्चों ने कहा हाँ। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड ए से और लिक्विड बी दोनों से ज्यादा आएगा, दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा देख लो, इसका 86 है, इसका 100 है, तो इन दोनों से ज्यादा वाला आंसर पॉसिबल है। और कोई एक आंसर दिया होगा ऐसा जो इन दोनों से ज्यादा हो, नहीं तो बच्चा कहेगा सर क्या सारे मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट याद करने पड़ेंगे? दोस्त यदि याद करने पड़े तो हम ही से क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों? खरबों मिक्सचर है, क्या तुम याद रख पाओगे? क्या हम याद रख पाएंगे? कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, वो सिर्फ एक वैल्यू ऐसी देगा जो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हो, एक से ज्यादा नहीं देगा। और यदि एक से ज्यादा दे दिया ना तो जो हालत तुम्हारी वही हालत हमारी, मतलब तुम भी क्या करोगे? तुम भी यही करोगे, टक
ये आंसर, वही हम भी करेंगे, मतलब दोनों लोग मिलकर तुक्का मारेंगे। और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आईआईटी कर रहे हो तो लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट लगेंगे, है ना। ऐसा नहीं करेगा कि चारों ऑप्शन 100 के ऊपर हो, इन दोनों के ऊपर हो, तो फिर हम क्या, तुम भी नहीं कर पाओगे ना हम भी कर पाएंगे। तुम कर सकते हो मगर हमसे तो ना होगा। क्यों भाई, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं कि रटने वाले हो। तो अब जरा देखो यार, ये वैल्यू दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 86, 100। इसका मतलब 100 से ऊपर आंसर आएगा, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर वैल्यू आनी है। तो 100 से ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, ये है नहीं, ये है, ये है नहीं, ये है। तो बस यही आंसर, बस यही आंसर, कॉन्सेप्ट यूज हुआ। हमें जैसे ही पता चला ये निगेटिव डेविएशन का है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम क्या होगा, दोनों से ज्यादा होगा, अभी ग्राफ में बताया है। तो बस दोनों से ज्यादा वाला देख लो कौन सा आंसर है। एक 86 है, एक 100 है, तो 100 से ऊपर आना चाहिए, तो एक ही आंसर है। अब ये देखो, आप इसी चीज को पलट के ऐसे पूछ सकते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है कि सही कौन सा है, किसका, वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड का। ये 3 ग्राफ दिए हैं, चौथा नन ऑफ दीज, जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया। अब बताओ जरा दोस्त, देखना, वाटर और ये, तो पहले तो आप ये पकड़ो, ये सोल्यूशन कैसा है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बच्चों ने कहा, मैंने आप लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वाटर में कुछ भी डालोगे पॉजिटिव डेविएशन आएगा, एक्सेप्ट एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड और बेस और सॉल्ट को छोड़कर वाटर में कुछ भी डाल रहे हो पॉजिटिव डेविएशन आएगा। क्यों, बाकी कुछ भी डालोगे तो वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा। तो आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करके वीक बॉन्ड फॉर्म किया है। तो वाटर में एसिड बेस सॉल्ट डाल छोड़कर कुछ भी डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन है। तो यार ये पॉजिटिव डेविएशन, और यदि डेविएशन पॉजिटिव है तो दोस्त बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। तो बस हमें कुछ नहीं देखना है, हमें यह देखना है कि आइडियल वाली लाइन से नीचे किसका बॉइलिंग पॉइंट है। हमने अभी आपको बताया था कि हमें ग्राफ में क्या देखना है, आइडियल वाली लाइन से नीचे किसका बॉइलिंग पॉइंट है। आइडियल लाइन ये है, आइडियल लाइन से नीचे आना चाहिए। ये देखो, अब ये दोनों गलत क्यों है, ये आइडियल लाइन से ऊपर है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, आइडियल से नीचे आना चाहिए, ये आइडियल लाइन पे ही है, इसलिए ये तो ग्राफ गलत होंगे ही होंगे, है कि नहीं। अब ये ग्राफ देखो, आइडियल लाइन से नीचे दिखा रहा है, तो बस ये आंसर होगा। अब ये जब क्वेश्चन दिखेगा ना पेपर में तो तुम्हें लगेगा यार बड़ा टफ क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आएगा तो पूरा एक पेज भर देगा। जो पेपर आता है वो पूरा ऐसे लिखेगा, देखो वो लिखना कहां शुरू करेगा, हमारी तरह शॉर्टकट में नहीं लिखेगा, वो इस तरह से लिखेगा कि वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नीचे दिए हुए हैं। सेलेक्ट करना है करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वाटर और कार्बन डाई सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब वो 4 ग्राफ बनाएगा, इतनी सारी बातें लिखेगा, बनाएगा, तो वो पूरा एक पेज का क्वेश्चन लगेगा। और ग्राफ ऐसे डरावने टाइप के होंगे, है ना, एक मुच्छे नीचे की ओर, एक मुच्छे ऊपर की ओर, ये देखो नीचे की ओर मुच्छे, ऊपर की ओर मुच्छे, पैरेलल में मुच्छे। तो अब बच्चा मैथ्स का है, आईआईटी कर रहा है ना, और उसको लगता है यार ग्राफ तभी बन सकता है जब तक इक्वेशन नहीं मिलेगी तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो झटपटाता है कि यार लगता बड़ा टफ क्वेश्चन है। और उसकी साइंस के हिसाब से तो वो सबसे सही सोच रहा है यार, जब तक इक्वेशन नहीं तब तक ग्राफ नहीं। मगर हम इस क्वेश्चन को मिनटों में निपटा लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि यदि ये पॉजिटिव डेविएशन का है तो इसका एक्सोट्रोपिक पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में नीचे आएगा, और वेपर प्रेशर का यही पॉइंट होता तो वेपर प्रेशर में ये पॉइंट ऊपर आता ऐसे। यदि ये ग्राफ वेपर प्रेशर के बीच में होता तो ये वाला सही होता है, यदि यहां वेपर प्रेशर लिख दूं तो ये ग्राफ सही है। क्यों,
पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर आइडियल से ऊपर आएगा, मगर बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही थी तो वो नीचे आएगा। बस इतना पकड़ना होता है, इतना पकड़ना होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका सारा का सारा पार्ट पढ़ा दिया है। अब आपको दोस्त एक काम करना है, सिर्फ आराम से 50 से 60 क्वेश्चन किसी भी बुक से या पैकेज से लगा लो। हम लोगों का जो पैकेज है उससे पूरा लगा लो, या चाहो तो कोई बुक, किसी बच्चे ने कहा कौन सी बुक, तो आप एन अवस्थी ले सकते हो, नरेंद्र अवस्थी बालाजी पब्लिकेशन की, IIT जेई की। एक्सरसाइज 1 लगा लो बस, और एक्सरसाइज 1 में भी बहुत क्वेश्चन है, 25-50 लगा लो। क्यों? कम से कम 60-70 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन तो मैंने खुद कराए हैं क्लास में और DPP में किए। तो आप कुछ ना करो, क्लास के क्वेश्चन कर लो और 15-20 क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लो। तो क्लास के क्वेश्चन तो आपने करी है, हम लोग दोनों लोगों ने मिलकर किए, और 15-20 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लो, बस खत्म हो गई बात। हर चैप्टर में यही करना है। बस एक बात ध्यान रखना, नोटबुक का रिवीजन करते रहना, CSD का रिवीजन करते रहना, ये बातें बहुत जरूरी है। क्योंकि रिवीजन करते रहोगे तो चीजें ध्यान रहेंगी, कॉन्सेप्ट ध्यान रहेंगे, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, जिसका नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और धुआंधार बैटिंग करेंगे जैसा हम लोग हमेशा करते आए हैं अपने किसके साथ, CSD के साथ। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे प्यारे फ्यूचर इंजीनियर अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।